हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है एडीओ की प्रिपरेशंस में। और आज का विषय है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन मीनिंग नीड और की ग्लोबल एग्रीमेंट्स। इनके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे डिस्कशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस क्या है, कन्वेंशन क्या है और प्रोटोकॉल क्या है। कॉन्फ्रेंस क्या होती है? किसी एक विशेष थीम के ऊपर जितना काम हुआ है या काम करना है, बहुत गंभीर विषय, उसके ऊपर चर्चा होती है। तो एक फॉर्मल कंसल्टेशन या नेगोशिएशन होती है किसी बोर्ड के बीच में या किसी यूनिवर्सिटीज के बीच में, साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में। तो ये क्या कहलाती हैं? कॉन्फ्रेंसेज कहलाती हैं। और उन कॉन्फ्रेंस के आधार पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट या फ्रेमवर्क बनता है जिसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को या उस पर्टिकुलर इश्यू को टैकल करने के लिए। उसे क्या कहते हैं? कन्वेंशन कहते हैं। कि क्या जो कॉन्फ्रेंस के बाद जिसको हम एक पेज पे लेके आते हैं कि उसके अंदर ये काम करना है, प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने हैं और अडॉप्ट करने के लिए ये गाइडलाइंस होती हैं। एग्जाम्पल UNFCCC और CBD। इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। प्रोटोकॉल क्या होगा? प्रोटोकॉल उन कन्वेंशन पे जो डिस्कशन हुआ था कि प्रिंसिपल्स और गाइडलाइन होंगे, ये रूल होंगे सेट, और ये काम करना होगा, वो लीगली बाइंडेड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इसका मतलब है ए सेट ऑफ स्पेसिफिक टारगेट्स और ओब्लिगेशन। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल आया UNFCCC के अंदर और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया वियना कन्वेंशन के अंदर। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसका मतलब। अब इन जो कन्वेंशन होती हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है? तो इंटरनेशनल गवर्नेंस के लिए कि मल्टीलेटरल या मल्टी डायमेंशनल अलग अलग नेशन एक साथ आके एक समस्या पे काम करें, इसलिए ये कन्वेंशंस होने ज़रूरी हैं ताकि सबको बाउंड किया जा सके और सबके लिए स्पेसिफिक रूल और गाइडलाइंस हों, ताकि किसी बड़ी प्रॉब्लम जैसे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओजोन डिप्लीकेशन और लैंड डिग्रेडेशन, जिसमें सबके योगदान की आवश्यकता है, तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाई जा सके। अब इनकी नीडेड क्यों है? एक तो कलेक्टिव एक्शंस के लिए, ट्रांस बाउंड्रीज, कि एक देश काम करेगा उससे हल होने वाला नहीं है, तो इन बिटवीन बाउंड्रीज भी हमें एक्शंस को एक साथ कर सकते हैं। तो इसमें जैसे प्रॉब्लम्स हैं क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओशन डिग्रेडेशन, तो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम? जो क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज होती है, बॉर्डर होती है, हमें काम करना पड़ता है और चाहिए, उसके बिना सक्सेसफुल भी नहीं हो सकती। इसलिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कन्वेंशंस की नीड है, ताकि सबको कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी हो, टारगेट्स हो और उसको इजी से हम टैकल कर पाए। दूसरी, कॉस्ट इफेक्टिव मिटिगेशन, यानी एक देश अगर काम करेगा तो उसे बहुत सारी कॉस्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट एक चीज़ से एक जगह से तो डिग्रेड हो नहीं सकता। तो इससे क्या होगा? शेयर टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेज यूज होंगी। नेशनल लेवल फील्ड के जो इंडस्ट्रीज होंगी वो भी, वो सब अपने अपने देश का पोल्यूशन को कम करेंगी। और हार्मोनाइज लीगलाइजेशन रिड्यूसिंग कंप्लायंस का बर्डन, ताकि किसी को ऊपर स्पेशल बर्डन में ना पड़े और कॉस्ट को कम किया जा सके। थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट हेल्थ। इसमें क्या करेंगे हम? जो वेरियस फैक्टर्स को डिस्कशन किया जाएगा जो ह्यूमन की हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो, फूड सिक्योरिटी और फूड साइकिल को डिस्टर्ब करती हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बाधक हो, और जो इन्वायरमेंट का जो इकोसिस्टम है उसको डैमेज करे या बायोडाइवर्सिटी का लॉस करे, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम जो इश्यूज होते हैं वो इन कन्वेंशन में जो इन्वायरमेंट के ऊपर होते हैं डिस्कस करते हैं। प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन एंड मॉनिटरिंग, जैसे नेगोशिएशंस होती हैं किसी देश, कोई डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग है, कोई पुअर कंट्रीज है, तो सबके ऊपर बराबर तो लाइबिलिटी डाल नहीं सकते। तो ये कन्वेंशन क्या करती है? एक साइंटिफिक एविडेंस लेके आते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और जो नेशनल किसी नेशंस को जो काम दिया है उसने कितना कर लिया, कितना उसका रिव्यू होना, और ग्लोबल नॉर्म्स बनाई जा सकती हैं कि किस देश को क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि इमिशन को कम किया जा सके, ग्रीन हाउस गैस के लोड को कम किया जा सके और इन्वायरमेंट में होने वाले क्लाइमेट चेंज को हम काबू पा सकें। अब
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको अडोप्टेड किया गया 1992 में रियो अर्थ समिट में, जो फाउंडेशन ट्रीटी हुई जो ग्लोबल लेवल पे मानी गई। इसकी की फीचर्स क्या थी कि और लीगल स्टेटस क्या था, इसमें 1994 तक 197 पार्टीज यानी देश में शामिल हो गए थे। जो पेरेंट ट्रीटी थी जी क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट, इनका मिला जुला रूप था और इसका सेक्रेटरीट था वो जर्मनी में था। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या था इस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का? पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेशन है उसको स्टेबलाइज किया जाए। दूसरा, जो डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी जो क्लाइमेट सिस्टम के साथ इंटरफेयर कर रहे थे, उसको डैमेज कर रहे थे, उनको प्रिवेंट करना। तो ये कब हो सकता था? या पहला तो है नेचुरल इकोसिस्टम अडॉप्ट करना, दूसरा फूड सिस्टम रेजिलेंस, और तीसरा है सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और दुनिया के कुछ ऐसे देशों में भारत शामिल है जिसने कन्वेंशन ऑफ पार्टीज जो थी वो तीनों कन्वेंशन की उसको इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया, चाहे तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज का हो या कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो तीनों की जो COP थी वो इंडिया ने होस्ट की। अब क्योटो प्रोटोकॉल जिसका जिक्र हुआ वो है क्या? असल में क्योटो प्रोटोकॉल है वो ऑपरेशनलाइज हुआ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बाय मैंडेटिंग लीगल एंड बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट को। उस टारगेट को लेके इसको बनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में। और इसकी जो की एलिमेंट्स थे वो पहली बात एडोप्टेड इन 1997 इन जापान, क्योटो इन्फोर्स्ड फ्रॉम 2005। दूसरी इसकी थी, इसमें मैरक रिकॉर्ड्स थे जो COP7 जो 2001 में हुई थी वो गाइडलाइंस उनको लागू कराना था। और तीसरा क्या था, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और इमिशन ट्रेडिंग, ये इसके की एलिमेंट थे। और इन क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में एक चीज़ रखा गई कि 2005 में इसको लागू होगा। तो 2005 से 12 का पहला फेज था जिसके अंदर 5% ग्लोबल इमिशन रिडक्शन को कम करने का टारगेट रखा गया। इसका जो 2013 से 2020 तक का फेज 2 था जिसमें 18% रिडक्शन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसका कम करने का लक्ष्य रखा गया। और इसके द्वारा एक लैंडमार्क क्रिएट किया गया जिसमें लीगल बाइंडिंग दी गई टारगेट्स की कि कंपनी को अपना जो इमिशन है उसको लिमिट करना पड़ेगा। पेरिस एग्रीमेंट जो COP है 21 जो पेरिस में हुई, इसने रिप्लेस किया क्योटो प्रोटोकॉल को और रिफ्रेम किया एक्शन को जो यूनिवर्सल लेवल पे हो, जो बॉटम से लेकर टॉप तक जाती हो। इसने क्या किया कि जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है उसको 2 डिग्री से नीचे रखना है जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के ऊपर था। परस्यू एफर्ट टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 और स्ट्रेंथन क्लाइमेट रिलीजन एंड लो कार्बन इमिशन पाथवेज, कि किसी तरह से जो कार्बन इमिशन है उसको कम किया जा सके। की कंपोनेंट क्या थे? नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूटर्स, जिसमें वॉलंटरी नेशन को टारगेट दिए गए कि वो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी कि वो कोई देश कितनी जो इमिशन है उसको कम कर सकता है। फाइनेंशियल एंड एडॉप्शन, तो इसके फाइनेंशियल इसलिए जरूरत पड़ा कि प्रोविजन देना पड़ेगा जो डेवलपिंग कंट्रीज है ताकि वो इमिशन को कंट्रोल कर सके। तो क्लाइमेट एडॉप्शन, लॉस एंड डैमेज और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, इसके लिए पैसे का प्रोविजन किया गया। दूसरा था लीगल नेचर, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल कमिटमेंट्स दिया गया, दे आर नॉट लीगली बाइंडेड। इंडिया ने क्या किया कि 40% अपना नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप करना था, इमिशन इंटेंसिटी को रिडक्शन करना था और कार्बन सिंक्स को डेवलप करना था एफोरेस्टेशन के द्वारा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सके। अब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में, ये भी हम इसको रिवर्स समिट के नाम से जानते हैं और ये टर्निंग पॉइंट है ग्लोबल गवर्नेंस का जो इन्वायरमेंट के ऊपर थी। अब जो यूनिसाइड थी ये 20 इयर्स के जो था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में, उसके बाद 20 साल बाद इसका डेवलपमेंट हुआ। तो इसका मेन उद्देश्य था
यूनिसाइड का कि जो इंटरडिपेंडेंस है इन्वायरमेंट की उसको लागू किया जा सके, ताकि डेवलपमेंट ऐसे स्टेजेस को लेके आया जा सके इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि हम इस इमिशन को कम कर सके और क्लाइमेट चेंज के जो हैजार्डियस इफेक्ट है उनको कम कर सके। तो इसके मेजर डॉक्यूमेंट्स अडोप्टेड हुए वो UNFCCC कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट के प्रिंसिपल, एजेंडा 21। ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर चलता है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो थी, इसने एस्टेब्लिश किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो ग्लोबल नॉर्मेटिव गोल्स हैं उसको लोकल लेवल पे, रीजनल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे एस्टेब्लिश किया जा सके, और जो दुनिया को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि हम सब एक साथ फाइट करें बदलते पर्यावरण की जो परिस्थितियां हैं उनको काबू करने के लिए। अब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट था जो न्यूयॉर्क में हुआ, और 170 प्लस इसमें ग्लोबल लीडर्स या कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इसके मेजर जो कमिटमेंट्स थे, अचीवमेंट्स थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2025 तक इनको लागू करना, यूनाइटेड जो डॉलर्स का 50 बिलियन पर ईयर खर्चा होगा टू फाइट ग्लोबल पॉवर्टी, स्ट्रेंथनिंग डेप्थ सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क, ट्रेड लिबरलाइजेशन, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। इससे क्या हुआ कि एम्फेसिस होगा मोबिलाइजेशन ऑफ इनिशिएटिव्स जो डेवलपमेंट फाइनेंस के हैं। तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल जो कन्वेंशन है ये हम कह सकते हैं कि बैकबोन है कि जिससे हम ग्लोबल इन्वायरमेंट को गवर्न कर सकते हैं। और जो क्योटो प्रोटोकॉल के हैं या रियो अर्थ समिट के एग्रीमेंट्स हैं वो लीगल फ्रेमवर्क देते हैं, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क देते हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देते हैं, जो जिससे कि हम एड्रेस कर पाएँ क्लाइमेट चेंज को, बायोडाइवर्सिटी लॉस को और लैंड डिग्रेडेशन को, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। इस प्रकार जो कन्वेंशन है ये हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने में हेल्प करती है, और हमारी शेयर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्लोबल लेवल पे उसको स्ट्रेंथन करती है, ताकि हम एक ग्लोबल लेवल पे एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए आधार बना सके। इसके सिवा भी कुछ ऐसे और भी कन्वेंशन हुई है जिसमें हम वाइल्ड लाइफ के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जिनकी गाइडलाइन पूरे वर्ल्ड में लागू हुई है, तो उनको भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।